हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल के एजुकेशन। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के जितने भी डाउट्स हैं उन डाउट्स को क्लियर करने वाली हूँ। यानी कि आपने जो भी कम्युनिटी टैब ने जितने भी हमारे प्रशिक्षु ने जो भी सवाल किए हैं और अदर भी क्लासेस में जो भी सवाल किए हैं उन सभी सवालों का जवाब लेकर यहाँ पर आई हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज मैं आपके सवालों के जवाब देने वाली हूँ। और इस वीडियो को स्किप मत करिएगा क्योंकि जो आपने सवाल किए वो तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, उसके आंसर तो आपको मिलेंगे। उसके साथ साथ जो भी हमारे प्रशिक्षु ने क्वेश्चंस किए हैं उनके भी आंसर्स आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, ध्यान से देखिएगा और वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साइड में बेल आइकन है प्रेस कर ले। और वीडियो अच्छी लगी तो प्यारा सा लाइक करिएगा। और आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रहे हो तो वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, आप लोग यही कर सकते हो, प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए आज आपके सभी प्रश्नों के जवाब मैं आपके देने वाली हूँ। तो पहला प्रश्न देखिए, सभी के प्रश्न मैं यहाँ पर नोट करके लाई हूँ। देखिए, एक हमारे प्रशिक्षु हैं जिन्होंने कहा है मैम मैथ की कॉपी कैसे लिखें। ठीक है, उस पर एक वीडियो बना दीजिए प्लीज़। ठीक है, दूसरी एक हमारे प्रशिक्षु हैं जिन्होंने कहा है मैम मैथ्स में बहुत डर लग रहा है। तो मैथ्स में क्यों डर लग रहा है मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। आपकी प्रिपरेशन है, सब कुछ है, फिर भी आपको मैथ्स में डर लग रहा है। गलत बात है, मैथ्स में डर नहीं लगना चाहिए। इतनी टफ मैथ नहीं आती। सबसे पहले मैं आपका ये डर निकाल देती हूँ कि देखिए मैथ बहुत टफ नहीं आती है। अगर आपने 6 to 8th स्टैंडर्ड बुक की क्लास 6 to 8 में अगर आपने मैथ ली होगी, आपको उसमें तो मैथ कंपलसरी होती है। ठीक है, बस वही क्लासेस की मैथ आती है। क्या आपको जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं करना आता है? क्या आपको प्रतिशत निकालना नहीं आता है? सब आता है, परसेंटेज निकालना आता है, जोड़ घटाना गुणा भाग आता है, कोड बनाना आता है। ठीक है, और पाई वगैरह जो होते हैं, ठीक है, पाई है, ग्राफ बार है, ये सभी आपको बनाने आते हैं। ठीक है, तो चलिए, और क्या आपको भिन्न करना नहीं आता है? सभी आते हैं। ठीक है, आपको ये भी पता है पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं और प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, अपवर्त क्या होते हैं। ठीक है, और आपको बहुत सी चीज़ें आती हैं, फिर भी आप कह रहे हो कि मैम मुझे मैथ्स में डर लग। बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है। अगर आपको एक दो क्वेश्चन नहीं आते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, उसमें आपको आपको सिर्फ और सिर्फ 13 मार्क्स लाने हैं पास होने के लिए। लेकिन आप 20 नंबर लेकर आओ, और 20 नंबर आपको कैसे लाने मैं आपको बताती हूँ। आपको मैथ्स में गिनती भी आती होंगी। ठीक है, तो संख्या तथा संख्या का बोध, अंकों का ज्ञान, स्थानीय मान। क्या आपको अंकों का ज्ञान नहीं पता है? क्या आपको स्थानीय मान नहीं पता? अगर आपको लिख दिया जाए 102, 102 में 2 का स्थानीय मान क्या है तो आप कहोगे 2, 0 का स्थानीय मान क्या है तो आप कहोगे, तो आप क्या लिखोगे? 0 दहाई पे है, इकाई दहाई यानी 10 है। ठीक है, 1 का स्थानीय मान क्या है? 100 है। तो क्या आप ये नहीं बता पाओगे? बिल्कुल बता लोगे। स्थानीय मान आपने बहुत अच्छे से देखा। देखिए, अगर आपने मेरी जो पहले ही मैंने 6-7 महीने पहले मैंने एक वीडियो दी थी महामैराथन क्लास, उसमें मैंने परिभाषा एकदम एक साथ लिख दी है। ठीक है, आप उस वीडियो को ओपन करें, सबसे पहला जो वीडियो है वो यही है। परिभाषा से रिलेटेड जितनी भी आपके सिलेबस में परिभाषा दी हैं, चाहे पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक संख्या, ठीक है, अभाज्य संख्याएं, ये जितनी भी संख्याएं हैं सब मैंने वहाँ पे एक साथ दे दिया है। उसको आप पढ़ लीजिए, आपको कहीं अलग से ढूंढ ढूंढ कर पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी सब दे दिया है। तो ये परिभाषा आपको एकदम रटी होनी चाहिए। एक परिभाषा जरूर पूछी जाती है। सबसे ज़्यादा अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, ये सब ज़्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है, तो ये आपको 1 नंबर यहाँ से आपको पक्का हो गया। अगर 2 नंबर में आई तो 2 नंबर पक्के हो गए। फिर स्थानीय मान से आपका 1 नंबर पक्का हो गया क्योंकि ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है और आपके बहुविकल्पी में पूछा जाता है। ठीक है, फिर क्या है? गुणा एवं भाग की संकल्पना, जो मैंने आपको सिखाया बॉड मास नियम के अनुसार जोड़ घटाना गुणा भाग करना, तो ये आपका 1 नंबर पक्का किया। कैसे हो गया? आपके बॉड मास नियम के अनुसार ये जो गुणा भाग जोड़ घटाना है ये 2 नंबर में भी पूछा जाता है और 1 नंबर में भी पूछा जाता है, यानी कि 3 नंबर यहाँ से मिल गए आपको। तो 5 नंबर तो आपको मैंने ऐसे ही बता दिए। ठीक है, फिर देखिए दशमलव संख्या की अवधारणा, दशमलव संख्या में प्रयुक्त अंकों का स्थानीय मान, गणितीय संख्या। तो दशमलव संख्या में कैसे स्थानीय मान निकालते हैं, कैसे दशमलव संख्या को जोड़ते हैं, मैंने आपको बताया है। और एक हमारी प्रशिक्षु है जिन्होंने दशमलव से रिलेटेड एक सवाल पूछा है, तो आज मैं अभी और फिर से समझा दूंगी तो आपको फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके दशमलव से रिलेटेड जो भी संख्या है, अगर आपका लिखा है 1.0 तो इसको आप कैसे बदलेंगे, तो आप दशमलव इसका कैसे हटाएंगे, इसको कैसे बदलेंगे, तो आपने दशमलव हटाया तो नीचे 0 लगा दिया। ठीक है,
10 एकम 10, 10 एकम 10 बराबर 1 आया, इस तरीके से आप बदलते हो, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको पता है। अपवर्त क्या होता है और अपवर्त्य क्या होता है, समापवर्तक क्या होता है, समापवर्त की अवधारणा, यानी अपवर्त क्या होते हैं, अपवर्तक क्या होते हैं, समापवर्तक क्या होते हैं, समापवर्त क्या होते हैं, ये मैंने परिभाषा बहुत अच्छे से लिखाई है और इस पे बहुत सारे सवाल कराए हैं। जो मेरी पहली और दूसरी वीडियो, पहली, दूसरी, तीसरी वीडियो अगर आप देख लें तो आपकी बैक बिल्कुल भी नहीं लगेगी, और अब बैक उनको डर लग रहा है कि बैक लगेगी जिन्होंने मेरी वीडियोज़ को नहीं देखा है, ठीक है। चलिए, फिर क्या है, भाज्य और अभाज्य संख्याएँ, लघुत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक जैसे सवाल आते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। इस तरीके से मैंने आपको बताया है कि अगर बड़ी से बड़ी संख्या पूछता है तो आपको महत्तम समापवर्तक, छोटी से छोटी पूछता है तो लघुत्तम समापवर्तक। ये इस तरीके से मैंने सवाल कई सारे आपको बताए हैं, फिर भी आप डर रहे हो। भाज्य संख्याएँ को क्या होती है, अभाज्य संख्याएँ क्या होती है। अभाज्य संख्या वो होती है जो केवल 1 और 3 से खुद से, जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, वो अभाज्य संख्याएँ होती हैं, ठीक है। ये मैंने आपको अच्छे से बताया। प्रतिशत का अर्थ, उसके संकेत, प्रतिशतता का ज्ञान, सब आपने पढ़ा है। फिर क्या है, देखिए फिर क्या है, पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, पाई ग्राफ, ये आपके देखिए नंबर चुराने वाले हैं बिल्कुल। कि पिक्टोग्राफ देखिए, एक तो आपका जोड़ घटाना जो बॉडमास नियम है वो अच्छे से पढ़ लीजिएगा, सारी परिभाषाएं अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पिक्टोग्राफ, और पाई ग्राफ जो होते हैं ये सब पढ़ लीजिएगा। बार ग्राफ होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आप पटरी और प्रकार की सहायता से 60 अंश, 90 अंश और 120 अंश का कोड जो 2 नंबर में आता है, ये सभी 2 नंबर के बता रहे हैं। 2 2 2 अगर आप ऐसे ऐड करते जाओ, गिनते जाओ, देखिए नोट करते रहिएगा जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ। जोड़ घटाना गुणा भाग, ये भी आपका बॉडमास नियम के अनुसार 2 नंबर में आता है। आपकी परिभाषाएं कभी कभी 2 नंबर में पूछ ली जाती, 4 नंबर ये हो गए। पटरी प्रकार की सहायता से 2 नंबर में आता है, आपके हो गए 6 नंबर। फिर क्या हुआ, आपका हो गया जैसे कि बार ग्राफ, पिक्टोग्राफ, पाई ग्राफ, ये आपके 2 नंबर में आते हैं, ये आपका हो गया 8 नंबर हो गए, ठीक है। फिर क्या है, न्यून कोड किसे कहते हैं, सम कोड किसे कहते हैं, अधिक कोड किसे कहते हैं, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है। और मैंने ये आपको बता दें, जब आपको अति लघु उत्तरीय प्रश्न करा रही थी तो उसमें ये क्वेश्चन आया था कि न्यून कोड किसे कहते हैं, अधिक कोड किसे कहते हैं, सम कोड किसे कहते हैं। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे होंगे तो आपका ये सवाल नहीं छूटेगा। तो ये हो गए आपके 10 नंबर, ठीक है। ऐसे ही आपने 10 नंबर कमा लिए, ठीक है। चलिए, तो अब परिभाषाएं होंगी, जोड़ घटाना गुणा भाग, और एक साथ साथ याद ये रखिएगा कि क्या है, सजातीय और विजातीय पद। जैसे मैंने आपको बताया a बराबर 1 है तो a प्लस 1, फिर 2 गुणे a, इस तरीके से प्रश्न जो बताए हैं ये वो सजातीय और विजातीय वाले हैं। ये आप आराम से कर लोगे। तो a का मान 1 है तो 1 जहाँ जहाँ है वहाँ पर आपको उसका मान रख देना है, ठीक है। फिर इसको सॉल्व कर लेना है, बहुत अच्छे से समझाया है, ठीक है। फिर क्या है, त्रिभुज, आयत, वर्ग और वृत्त की अवधारणा तथा उनके त्रिभुज के बारे में बताया, आयत के बारे में बताया, वृत्त के बारे में बताया है। ये सब चीज़ें, इनका सिर्फ आपको क्या करना है, इनकी परिभाषाएं याद कर लेनी, इनके सूत्र याद कर लेने। अगर सूत्र याद हैं तो आप आराम से कर लोगे प्रश्नों को। परिमिति यानी सभी के परिमाप के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। परिमिति, इसको हम परिमाप भी कहते हैं, ठीक है। तो अब आप नोट करिए आपको क्या क्या चीज़ें जो जो हमारे बहुत ज़्यादा वीक हैं मैथ में, इस प्रशिक्षु उनके लिए। सबसे पहले आप नोट करिए, सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको पटरी और प्रकार की सहायता से 60, 90 और 120 अंक का कोड चाहिए। दूसरा, आप प्रश्न वो जो सरल करने वाला होता है बॉडमास नियम के अनुसार। तीसरा, सजातीय विजातीय वाला भी होता है जो बॉडमास नियम के अनुसार चलता है, लेकिन वहाँ पर a का मान दिया होता है, उस a के मान को रखना होता है, ठीक है। फिर प्रतिशत वाले जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ, ठीक है, भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, अपवर्त किसे कहते हैं, समापवर्त किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक किसे कहते हैं, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको किसे कहते हैं, यानी सबकी परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। वो मैं आपको बता रही हूँ, मेरी जो पहली वीडियो है, जब आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो सबसे पहली वीडियो है, वहाँ पर सब परिभाषाएँ सारी टोटल जितनी भी परिभाषाएँ सब दी हैं। चौथा पॉइंट है अधिक कोड, न्यून कोड, सम कोड, ये सब किसको कहते हैं, बृहद कोड, ठीक है। ये सभी किसे कहते हैं, ठीक है, क्या नाम होते हैं, यानी कितने अंश के कोड होते हैं, ये सभी याद कर लीजिएगा, ठीक है। और पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ, पाई ग्राफ, ये बहुत अच्छे से आपको याद होना चाहिए। फिर आपका क्या है, देखिए गणित में कभी कभी गिनती पूछ ली जाती, कैसे, कुछ इंपॉर्टेंट जो आपकी गिनतियां हैं वो यहाँ पर हम लेकर आए। ये देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट गिनतियां हैं जो आपके पेपर में पूछी जाती, बस इतनी ही पूछी जाती, इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। ये आप एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। इतनी ही गिनतियां हैं जो आपके पेपर में पूछी जाएंगी, इनसे बाहर नहीं आएगी। ज़्यादातर जो पूछी जाती है वो यही पूछी जाती है कि एल को क्या कहते हैं, सी को क्या कहते हैं, डी को क्या कहते हैं, एम को क्या कहते हैं, एक्स सी को क्या कहते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा यही पूछी जाती हैं गिनतियाँ, ठीक है। तो देखिए 1 से लेकर 10 तक आपको गिनती पता होनी चाहिए, रोमन अंकों में कैसे लिखें। और 20
की, 30 की, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ये कैसे लिखते हैं ये पता होना चाहिए। 500 और 1000 को कैसे लिखते हैं ये पता होना चाहिए। तो ये सारी आपकी गिनतियाँ हैं जो रोमन अंक में लिखी हुई हैं, रोमन अंक में आपकी ये गिनतियाँ पूछी जाती हैं, ठीक है। तो ये गिनतियाँ जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपके पेपर में पूछी जाती हैं, और पूछी जाने अगर आएंगी गिनतियाँ तो उनके आने की जो संभावना है, बस सिर्फ और सिर्फ इतनी गिनतियाँ आपको पढ़नी है, ठीक है। इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना, पूरी नहीं पढ़नी कि 1 से 50 तक या 1 से 1000 तक आपको पढ़ना पड़े। कुछ इंपॉर्टेंट है, 1 से 10 तक आपको पढ़ना ही पढ़ना है। और फिर आपको 20 को क्या कहते हैं, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 क्या कहते हैं। ज़्यादातर आपसे पूछा जाएगा 50 को क्या कहते हैं और 100 को क्या कहते हैं, ठीक है। या ये पूछ लिया जाए 200 को लिखना होगा तो हम कैसे लिखेंगे, ठीक है। फिर क्या है 500 कैसे लिखते हैं, ठीक है। 1000 कैसे लिखते हैं, इस तरीके से पूछा गया है। और प्रश्न ये आया हुआ भी है, अति लघुत्तम प्रश्न अगर आपने पढ़े होंगे तो आपको वहाँ पर मैंने बताया है बहुत अच्छे से, आप देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बता दी, ठीक है। अब देखिए कुछ प्रशिक्षु हमारे संस्कृत में बहुत डरते हैं। देखिए जिस पेपर में आप बहुत डर रहे हो, जहाँ जो बहुत सारे सवाल आए हैं मेरे पास कि मैथ्स में डर लग रहा है, बहुत से प्रशिक्षु कह रहे हैं मैम मुझे संस्कृत में बहुत डर लग रहा है। तो परेशान मत होइए, संस्कृत में बताते हैं आपको कैसे नंबर चुराने हैं, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। पक्का आप संस्कृत में 25 तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन आप 20 नंबर तो पक्का लेकर आओगे, 20-22 नंबर ले आओगे। चलिए देखते हैं कैसे। चलिए संस्कृत में, अगर संस्कृत नहीं आती, अगर संस्कृत आपको आती है तो 25 भी लाओगे, ठीक है। लेकिन जिनकी संस्कृत, जो संस्कृत में वीक हैं, ठीक है, जिन्होंने डीएलएड में संस्कृत ले ली है, जिनको आती नहीं लेकिन ले ली है, तो उनके लिए बता रहे हैं कि आप नहीं भी आती तो भी आप 20 और 22 नंबर ले आओगे। कैसे, चलिए देखते हैं। आसपास की वस्तुओं के नाम, पशु पक्षियों के नाम और फलों के नाम और आपने संस्कृत में याद किए होंगे, ठीक है। ये तो आपको याद करना बहुत ज़रूरी, जिनको संस्कृत आती, जिनको नहीं आती उनको भी। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये बता दें कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपके जो ये पूछे गए हैं पशु पक्षियों के नाम और जितने भी ये जो संस्कृत में नाम जो पूछे जाते हैं, तो ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो एकदम रट लेना। हो सकता है वो रिपीट कर दिए जाएँ, ठीक है, उन्हीं को फिर से दे दिया जाए, तो आप उनको ज़रूर रट लेना, उनके साथ एक्स्ट्रा भी चीज़ें पढ़ लेना, ठीक है। फिर क्या है, संज्ञा, लिंग और वचन की जानकारी। संज्ञा सर्वनाम शब्दों के सभी विभक्तियों और वचन के नाम। देखिए मैंने विभक्तियाँ और वचन बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, चाहे वो आपके धातु रूप हो चाहे शब्द रूप हो। तो जिनको संस्कृत नहीं आती वो भी अगर देखे होंगे वीडियो तो उनको समझ में आ गया होगा, और जिनको आती है तो उनके लिए तो बेटर है। तो विभक्तियाँ आपकी एक भी गलत नहीं होनी चाहिए, अगर गलत हुई तो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत उसमें मेहनत की है, एक बार नहीं 2-2 बार विभक्तियों को पढ़ाया है, धातु रूप और शब्द रूप को, ठीक है। तो जिस तरीके से आपको याद हो जाए उस तरीके से पढ़िए, एक भी विभक्ति छूटनी नहीं चाहिए। ट्रिक भी बताया है और ट्रिक के साथ साथ कैसे याद करना है, दूसरी भी ट्रिक बताई है कि पूरी तरीके से कैसे याद करना है, ठीक है। तो ये आपके हो गए 4 नंबर, ठीक है। उसके बाद क्या है, आपको धातु रूप में भी मैंने, देखो धातु रूप में साफ साफ लिखा हुआ है, आप लोगों ने, बहुत से लोगों ने लट लकार, लंग लकार, लोट लकार, लिट लकार सब पढ़ डाला है, लेकिन साफ साफ आपके सिलेबस में लिखा हुआ है कि आपको कितना पढ़ना है, सिर्फ लट लकार और लिंग लकार का पढ़ना है, ठीक है। लट लकार और लिंग लकार का पढ़ना है और कोई नहीं पढ़नी। तो लट लकार और लिंग लकार के जितने भी आपके धातु रूप हैं वो मैंने आपको वीडियो में बता दिया है, उसी से पढ़िए, बस उतना ही पढ़िए, उसी में से कोई ना कोई आ जाएगा, उससे बाहर नहीं आएगा, प्रॉमिस कर रहे हो, उससे बाहर नहीं आएगा, जितना पढ़ाया उसी के अंदर आएगा, ठीक है। चलिए इस तरीके से। तो अब आप सोच रहे हो कि सब तो बता रही, लेकिन अभी रुको, अभी छोड़ने की बात कहेंगे कि क्या चीज़ आप नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। फिर क्या, सरल संस्कृत वाक्यों का हिंदी में अनुवाद, ठीक है। तो देखिए जिनको संस्कृत नहीं आती, जिनको अनुवाद करना नहीं आता, तो ये तो आपके नंबर 1 नंबर छूटेगा, 1 नंबर या 2 नंबर ये आपका छूट जाएगा, ठीक है। ये 2 नंबर और वंदना और नीति पूरक, देखिए इतनी सारी वंदनाएं हैं, इतनी सारी नीति पूरक, सभी याद करना बहुत मुश्किल है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जितनी भी नीति और वंदना है वो याद कर लीजिएगा, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सभी सॉल्व करवाए हैं, अब वो पढ़ लीजिएगा, उसके अलावा एक्स्ट्रा आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। बाकी मैं प्रे करूँगी कि उसी में से आपका पेपर बना हो, उसी में से आया हो, अब तो पेपर बन गया होगा, ठीक है। तो वंदना और नीतिपूर्वक मैं आपसे यही सजेशन करूँगी, यही सजेस्ट करूँगी आपको कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के पढ़ लीजिए, ज़्यादा आप वैसे भी नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। बाकी आपको वंदना नहीं आ रही तो छोड़ना कुछ भी नहीं है, ठीक है। छोड़ना नहीं, हो सकता आपके, पहले आप अपने पड़ोसी से मदद लो, अगर उसको आ रही होगी तो बेटर है, अगर नहीं आ रही तो जो भी आपको वहाँ पे समझ में आ रहा हो कि इस वंदना में ये चीज़ दी गई है, आप उसके बारे में लिखें। मान लो 2 नंबर में आया तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा, ठीक है।
छोड़ना नहीं, किसी भी क्वेश्चंस को छोड़ना नहीं है, वो आ रहा हो या ना आ रहा हो, जैसा भी आ रहा हो आप वैसा लिखोगे, या तो किसी से पूछ के लिखोगे या फिर खुद से भी लिखोगे, जैसा भी आ रहा हो वैसा, ठीक है, लेकिन छोड़ना नहीं है, ठीक है। इतना तो आप बना के तो लिख ही सकते हो ना, इतने तो आप बड़े हो गए हो, ठीक है। चलिए, फिर क्या है, श्लोक और नीतिपूरक, ठीक है, श्लोक और नीतिपूरक, श्लोक इतना वो भी नहीं होगा कि आप उसका अनुवाद नहीं कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, ठीक है। 1 से 20 तक संस्कृत में गिनती कम से कम मैंने तो नहीं तो 10 बार तो बताई होगी, क्योंकि सभी में पूछी गई है 1 से 20 तक गिनती। 1 से 10 तक तो कभी 1 से 20 तक, कभी 1 से 10 तक, सिर्फ और सिर्फ संस्कृत में 1 से 20 तक आपको गिनती याद कर लेनी है। वो अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पढ़ा होगा तो आपको याद हो गया होगा, ठीक है। तो 1 से 20 तक गिनती तो आप पढ़ सकते हो, ठीक है। आसपास की वस्तुओं के बारे में, पेड़ पौधों के बारे में संस्कृत में, फलों के बारे में संस्कृत में, सब्जियों के बारे में संस्कृत में, ये तो पढ़ा ही है आपने, ठीक है। फिर धातु रूप शब्द रूप एकदम रटे होने चाहिए, इसमें से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ये आपका हो गया। फिर आपके हो गए वंदना और नीतिपूरक, वो तो आप बना के भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर क्या है, अब देखिए 1 से 20 तक गिनती, ये तो आपके एकदम नंबर 2 नंबर पक्के होने चाहिए। 1 से 20 तक गिनती अगर आपकी आ गई तो एक भी गिनती गलत नहीं होनी चाहिए। और अगर गिनती देकर पूछ रहा है कि 16 को क्या कहते हैं, 17 को क्या कहते हैं, 19 को क्या कहते हैं, यही पूछा जाता है ज़्यादातर, 16 और 19, ठीक है। 16 को क्या कहते हैं, 19 को क्या कहते हैं, 20 को क्या कहते हैं, ये और 14 पूछा जाता है क्या बोलते हैं, तो ये आपको याद होना चाहिए, गलत नहीं होने चाहिए। जो नंबर आपके आपके जो इजी क्वेश्चन है वो गलत नहीं होने चाहिए, साहब कह रहे हैं, ठीक है। फिर क्या है, ये देखिए नंबर चुराने वाले, ये तो आपको बना कर भी आप लिख सकते हो। कई आपने शिक्षण अधिगम में भी विधियाँ पढ़ी हैं, हिंदी में भी विधियाँ पढ़ी हैं, और आप संस्कृत में भी वही चीज़ें एक जगह याद करिए, तीनों जगह वही लिखिए, चाहे वो आपका शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का पेपर हो, चाहे वो आपका हिंदी का पेपर हो, और चाहे वो आपका संस्कृत का पेपर हो। शिक्षण विधियाँ जो है वो अलग अलग आपको नहीं पढ़नी, एक शिक्षण विधि पढ़िए और सभी में वही सेम लिखिए, ठीक है। अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, कुछ नहीं लिख पाओगे। एक शिक्षण विधि जहाँ से आपने पढ़ा है उसको याद करिए, उसी को सिर्फ रिविजन करिए, और वो तीनों पेपर में आपके काम आएंगी, ठीक है। जैसे कि शिक्षण प्रशिक्षु के गेम, वीडियो क्लिप, ऑडियो क्लिप करके सीखना, ठीक है, शब्द कार्ड, पट्टिका द्वारा गतिविधियां कराते हुए शिक्षण अधिगम सिखाना, ये सभी चीज़ें, ये इसमें से एक जरूर आता है और आपको पढ़ना है। सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ज़रूर सॉल्व करिए। और एक चीज़ का ध्यान रखिए, जितना आपने पढ़ लिया है बस अब इनफ है इतना, ठीक है। बस अब कुछ नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करिए, रूम लॉक करिए, खाइए पीजिए, रूम लॉक करिए और सिर्फ रिवीजन करिए। आप ज़्यादा वीडियो मत देखिए, आपसे यही कहना है, ज़्यादा सवाल ज़्यादा वीडियो मत देखिए। जितना पढ़ा, इसीलिए मैंने बीच में पढ़ाना कम कर दिया है, ताकि आप लोग थोड़ा सा रेस्ट लें और जितना पढ़ा है उसको रिवीजन करते रहें। प्लीज़ आप मेरी बात माने, किसी की भी वीडियो आप मत देखें, सिर्फ और सिर्फ जिससे आपने पढ़ा है उसी की वीडियोस देखें, और जब समझ में ना आए उसी को पढ़ें। नोट्स तो आपने बनाया ही होगा, नोट्स नहीं बनाया तो आप उसी की वीडियोस को पढ़ें। और जो आपके राजन सीरीज़ या पवन सीरीज़ जो आपने अगर खरीदी होगी तो उसके जो बहुविकल्पी और अति लघु प्रश्न है एकदम चार्ट लें, ठीक है। और आज सिर्फ और सिर्फ आप बाल विकास और शिक्षण अधिगम की क्लास पढ़ें और कुछ ना पढ़ें, ठीक है। तो चलिए अब आपके नेक्स्ट जो आपके डाउट हैं वो क्लियर करते हैं, ठीक है। तो डाउट क्या थे, चलिए देखते हैं। ठीक है, सेकंड डाउट क्या था, तो अब आपको मैथ्स में डर नहीं लग रहा होगा, मैंने अच्छे से बता दिया कि क्या क्या चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है पढ़नी है, ठीक है। चलिए, फिर क्या है, बाल विकास के व्यक्तित्व मापन की विधियाँ, मैं कंफ्यूज है। देखिए, जब मैंने आपको व्यक्तित्व का जो चैप्टर, जो उसकी एक अलग से वीडियो पढ़ाई है व्यक्तित्व का, वहाँ पे मैंने वीडियो को बहुत अच्छी, बहुत डिटेल से समझाया है। कैसे आप कह रहे हो समझ में नहीं आ रहा है, तो वहाँ वो वाली वीडियो आप देखिए, जो व्यक्तित्व पर्सनैलिटी एक वीडियो बनी हुई है, उस वीडियो को जाकर देखिए, प्लीज़ आप उस वीडियो को देखिए। बार बार मैं पढ़ाऊँगी तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंट हमारे पढ़ाने में होगा, तो हम नहीं चाहते हैं कि एक बार जो आपने सुन लिया है उसी चीज़ को बार बार सुनिए, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब व्यक्तित्व की जो मैंने वीडियो बनाई है उसमें मैंने अच्छे से विधियों को पढ़ाया है, प्रक्षेपण विधि, अप्रक्षेपी विधि, ठीक है, सभी को अच्छे से पढ़ाया है। जिसमें मैंने रोशर स्याही धब्बा परीक्षण पढ़ाया था, ठीक है, और टैट परीक्षण, कैट परीक्षण, ये सभी मैंने पढ़ाया है, ठीक है। ये सभी विधियाँ आप वहाँ पर पढ़िए। इसके साथ साथ मैंने जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया है तो वहाँ पर भी एक बार फिर से पढ़ाया है। तो अगर आप
ऐसा तो है नहीं कि आपने एक बार सुना अब आपको याद नहीं, तो वीडियो तो पहले से बनी रखी हुई है। आप उसको जितनी बार सुनना चाहते हैं, जितनी बार ना समझ में आए फिर से उसको प्ले करिए, फिर से सुनिए, फिर ना समझ में आए फिर प्ले करिए, सुनिए, ठीक है। तो ये तो बहुत अच्छी एक बहुत अच्छा तरीका है पढ़ने का, तो आप प्लीज़ आप वहाँ से देखिए, क्योंकि अब मैं जो पढ़ाऊँगी हो सकता है थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए, तो हो सकता है कुछ चीज़ें छूट जाएँ, तो वहाँ पे मैंने डिटेल में बहुत अच्छे से समझाया है, वो पढ़िए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पेपर में पढ़ा है वो पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है अपेक्षित अधिगम स्तर समझा दीजिए। हमारे एक प्रशिक्षु हैं जिन्होंने पूछा है। फिर ये पूछा है पैड ले जा सकते हैं या नहीं। देखिए, आप पैड ले जा सकते हो, पैड के लिए कोई मनादी नहीं है, पैड ले जा सकते हो। अगर मनादी हुई भी तो कोई बात नहीं, आप वहाँ पर पैड का इस्तेमाल अगर वहाँ पर वैसे भी सबमिट हो जाता है, फिर आप जब आइएगा बाहर तो वहाँ से पैड ले लीजिएगा, ठीक है। तो पैड आप ले जा सकते हो, और वहाँ पर अगर पैड नहीं अलाउ होगा तो आपकी क्लास के बाहर वो आपको वैसे भी हटा दिया जाएगा, रख दिया जाएगा, जब आप निकलेंगे तो ले लीजिएगा, ठीक है। तो पैड आप ले जा सकते हो, ठीक है। आंसर यही है कि पैड आप ले जा सकते हो, ठीक है। चलिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, मुझे याद आ रहा है, जो मैंने यहाँ पर नोट करना मैं यहाँ पर भूल गई हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था, एक क्वेश्चन था कि मैम क्या बोलते हैं कि क्वेश्चन क्या था कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, देखो मुझे याद नहीं आ रहा, फिर से भूल गई मैं। चलिए अभी आगे बोल पढ़ाती हूँ, फिर उसके बाद बताते हैं। हाँ, अब ये कहा गया था कि मैम मैथ्स की कॉपी कैसे लिखे, ये क्वेश्चन था, ठीक है। देखिए, मैथ्स की कॉपी लिखने में तो आपको कुछ पूछना ही नहीं चाहिए था। मैथ्स की कॉपी क्या लिखो भाई, उसमें कुछ भरना तो आपको है नहीं, आपको वही एग्जैक्ट आंसर देना है ना जो आपकी कॉपी में हो, जो आपके क्वेश्चन पूछे गए। इसमें तो कोई वो है नहीं कि 2 पेज का लिखे कि 5 पेज का लिखे। आपको तो बस सवाल करने हैं, सवाल को सॉल्व करना है, जितना जितना वो पेज में आ जाए, आधे पेज में आ जाए, 1 पेज में आ जाए। तो इस मैथ्स में तो आपको पूछना ही चाहिए था कि कैसे कॉपी लिखें। क्या मैथ में भी आप पूछोगे कि 1 पेज में लिखे, 2 पेज में लिखे? भाई जितना बड़ा आपका सवाल पूछा जाएगा आपको उतना आंसर देना है। अगर 1 नंबर में आपका बड़ा सवाल पूछ लिया गया तो आपको उतना ही अब वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। 2 नंबर में छोटा सा सवाल दे दिया गया तो आपको छोटा सॉल्व करना पड़ेगा। मैथ्स में तो आपको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। इसमें तो कोई वो है नहीं कि आपको बताया जाए कि नहीं आप 2 पेज का सवाल लिखिएगा, एक नंबर का पूछा है और वो जो सवाल है वो सॉल्व होने के बाद भी फिर से आप लिख दीजिएगा जिसमें दूसरा पेज भर जाए, ऐसा नहीं है। मैथ्स में तो कुछ पूछने की बात ही नहीं है। अब जैसे मैथ्स में क्वेश्चन दिया गया बहुविकल्पी प्रश्न, तो बहुविकल्पी प्रश्न भी सॉल्व करने को आते हैं, ठीक है। जैसे ही आपने प्रश्न आपने रफ कार्य किया उस पर आप पेंसिल और इरेजर ले जाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखिए, सबसे पहले आप ले क्या क्या चीज़ें जाएँ, आप पटरी ले जाइएगा, ठीक है। और प्रकार ले जाइए। देखो, प्रकार इसलिए ले जाइएगा, कभी कभी क्या होता है जब आप लोग 2 कॉपी ले लेते हो, है ना, डबल कॉपी लेते हो, तो धागा बांधने में थोड़ा जल्दबाजी हो जाती है, ठीक है। जल्दी आप धागा को बांध लेते हो उस प्रकार से छेद करके, ठीक है। तो पटरी ले जाइएगा, प्रकार ले जाइएगा, पटरी, प्रकार, प्रकार, पेंसिल, सभी चीज़ें रख लीजिए मैं जो बता रही हूँ। पटरी, प्रकार, पेंसिल और स्केल ले जाना ज़रूरी है। जिसको सॉरी ये पटरी बोल ही दिया है। पटरी हो गया, प्रकार हो गया, पेंसिल हो गया, ठीक है। और आपको ब्लू स्केच पेन ले जाना है और ब्लैक स्केच पेन ले जाना है, ठीक है। स्केच पेन जानते हो मोटा सा होता है, ठीक है। तो ब्लू पेन स्केच पेन, ब्लैक स्केच पेन और ब्लू पेन और ब्लैक पेन आपको ले जाना है, ठीक है। इसके अलावा अदर कोई पेन नहीं ले जाना है कि आप लाल, नीला, पीला पेन ले जाओ, ठीक है, वो नहीं ले जाना है, ठीक है। वॉच, आप सिंपल सी वॉच ले जा सकते हो, अपनी किट में सिंपल सी वॉच रख लीजिएगा ताकि आप वहाँ पर टाइम देख सको, क्योंकि टाइम बिल्कुल कम होता है। टाइम के लिए वॉच ज़रूर ले जाइएगा, किसी दूसरे पे डिपेंड होकर मत जाइएगा, वॉच ज़रूर लेकर जाइएगा, ठीक है। फिर एक और बात यह है, सबसे मेन पॉइंट तो यही है, भले ही सब आप भूल जाओ लेकिन आपको क्या ले जाना है, प्रवेश पत्र। अगर आपके पास प्रवेश पत्र नहीं होगा तो बहुत दिक्कत होगी। प्रवेश पत्र और साथ ही साथ आपको क्या पता है, आधार कार्ड ले जाना है, ठीक है। प्रवेश पत्र के साथ साथ आधार कार्ड ले जाना है। तो क्या क्या चीज़ें रखनी है, सबसे पहला प्रवेश पत्र रखना है, आधार कार्ड रखना है, पटरी रखनी है, प्रकार रखना है, ब्लू स्केच पेन, ब्लैक स्केच पेन, ब्लू पेन और ब्लैक पेन, ठीक है। उसके साथ साथ पेंसिल रखना है, इरेज़र रखना है, ठीक है। पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर, इतनी चीज़ें आपको रखनी है, इतनी चीज़ें ले जानी है। अब पैड आपको मन हो तो ले जाइए, वैसे आप पैड नहीं भी ले जाओगे तो भी आप सीट पे आराम से लिख सकते हो, ठीक है। चलिए, हाँ, क्वेश्चन मुझे एक और याद आया। एक क्वेश्चन था कि मैम हमारा रोल नंबर बड़ा होगा तब हम क्या करेंगे। भाई रोल नंबर, देखिए जो मैंने आपको कल की वीडियो, अगर आप वैसे भी आप लोगों ने नहीं देखी, मैंने वो देखा है। देखिए, रोल नंबर क्या होता है, रोल नंबर की जितना बड़ा आपका होता है उतना ही कॉलम होता है, ठीक है। और मान लो अगर सपोज दैट कि अगर आप में कॉलम क्या है, कम है और रोल नंबर बड़ा है, ठीक है, तो आप बाहर लिख सकते हो।
कहाँ लिख सकते हो, बाहर लिख सकते हो, छोड़ोगे तो है नहीं, बाहर लिख सकते हो, ठीक है। क्योंकि छोड़ना इसलिए नहीं, क्योंकि ये जो आपके स्टार्टिंग के जो नंबर होते हैं सेम होते हैं, लास्ट के 3 नंबर आपके जो होते हैं वही आपका मेन रोल नंबर होता है, वही नंबर अलग होते हैं, वही आपका 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, इसे लास्ट में जो होता है वो चेंज होता है, वही रोल नंबर होता है। स्टार्टिंग का सबका सेम होगा, देखिएगा लास्ट के जो 3 नंबर होते हैं वो अलग होते हैं, या 2 नंबर जो होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है। चलिए, वो आप उस कॉलम के बाहर लिख सकते हो। चलिए, अब कुछ लोगों ने कहा कि मैम कॉपी कैसे लिखें, तो मैंने यहाँ पर मैथ्स की कॉपी कैसे लिखें, तो यहाँ पर मैथ्स की कॉपी के लिए ये वीडियो लाई हूँ। और मैथ्स की कॉपी लिखने के साथ साथ अदर कॉपियाँ भी कैसे लिखें, कितना लिखें, ठीक है, 1 नंबर में कितना लिखें, 2 नंबर में कितना लिखें, यानी कि आज आपके जितने भी डाउट्स हैं सब क्लियर होंगे। अगर वीडियो अच्छी लग रही तो जल्दी से लाइक करिए, और हाँ, शेयर बहुत करिएगा, प्लीज़ शेयर करिएगा, ताकि आपके साथ साथ जितने भी हमारे प्रशिक्षु सभी का भला हो, और अगर उनका भला होगा तो आपका भी भला होगा, ठीक है। आपका भला उनका भला होगा तो ऊपर वाला आपकी सुनेगा। तो चलिए, बहुविकल्पी प्रश्न मैंने क्या किया, मैथ्स को हमने रफली सॉल्व कर लिया पेंसिल से, ठीक है। कॉपी में पेंसिल से सॉल्व करिएगा, और पेपर पे कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है। जो आपका पेपर होता है उस पर कुछ भी नहीं लिखना है, वरना चेकिंग करने वाले जब आएंगे तो फिर आपको पकड़ आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो बहुविकल्पी प्रश्न आपको लिखना है। जब भी आपने पेपर को सॉल्व किया, बहुविकल्पी प्रश्न लिखे, तो क्या हुआ, इस तरीके से आप डालोगे बहुविकल्पी प्रश्न, आपको उत्तर आ गया, जो सॉल्व किया आपने वो सॉल्व हो गया, तो आप इस तरीके लिखोगे उत्तर नंबर 1 डी, जो भी आपका मान लो डी वाला ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। तो डी ए प्लस बी, यानी जो उत्तर आया है उस उत्तर को आप लिखोगे डी, ठीक है, डी डाल के, यानी जैसे पहले ए आया है तो आप ए डाल के उत्तर लिखोगे, बी आया है तो बी उत्तर लिखोगे, सी आया है तो सी उत्तर, डी आया है तो डी उत्तर, ठीक है। इस तरीके से आप लिखोगे। फिर आप क्या करोगे, थोड़ा सा लाइन, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, लाइन जहाँ पर खींची हुई है कितना प्यारा लग रहा है। थोड़ा सा आप क्या करें, 2 लाइन छोड़ करके एक लाइन बीच में ब्लैक स्केच से खींच दीजिएगा, और साइड में जैसे ही आपको कॉपी मिलेगी, आपने कॉपी को फिल किया, क्योंकि 15 मिनट आपको मिलते हैं कॉपी फिल करने के, ठीक है। तो आपने फ्रंट पेज को रोल नंबर वगैरह सब डाल दिया, कॉलेज सेंटर नेम डाल दिया, सब कुछ डालने के बाद फिर क्या होता है, आप जल्दी जल्दी से क्या करिएगा, अपनी कॉपी, और कॉपी को सबसे पहले तो कॉपी को चेक कर लीजिएगा कि आपकी कॉपी फटी वटी तो नहीं है, ठीक है। कॉपी को जैसे ही आपको कॉपी मिले, सबसे पहले अपनी कॉपी को चेक करें। सबसे पहले पेपर को भी चेक करना चाहिए कि क्या आपका ही पेपर है, ठीक है। तो कॉपी को चेक करिएगा सबसे पहले, फिर फ्रंट पेज भरने के बाद फिर इस तरीके से दोनों साइड लाइन खींच लीजिएगा, जैसे मैंने यहाँ पर खींची है। और जैसे ही आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा तो इस तरीके से नीचे तो को कितनी कॉपी कितनी सुंदर लगेगी, ठीक है। कितना भी ख़राब आपने लिखा होगा, कुछ भी लिखा होगा, कॉपी आपकी सुंदर लगनी चाहिए। कॉपी भी सुंदर लगने से बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए, कभी कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चन आपके गलत हैं, लेकिन एग्जामिनर कहता है कितने अच्छे से लिखा है यार, इसको नंबर देने का, नंबर छोड़ने का मन नहीं कर रहा, मन करा इसको नंबर दे दें यार, बहुत अच्छा लिखा है इसने, राइटिंग देखो इतनी कितनी क्लीन लिखा है। चलो भाई, क्लीन का नंबर ही दे, चलो आधा नंबर इनकी जो है, इन्होंने बहुत अच्छा लिखा, आधा नंबर इसी में दे देते हैं भाई, कुछ नहीं तो आधा दे दें। तो सोचिए, आपको फ्री में आधा नंबर मिल गया है ना। तो कॉपी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, अब उत्तर नंबर 2 इस तरीके से डालोगे, मान लो उत्तर नंबर 2 का आंसर आपका आया अपेक्षित अधिगम स्तर, तो उत्तर नंबर 2, और कौन सा उत्तर आया है, ए आया है तो ए आप डालोगे, और अपेक्षित अधिगम स्तर, या का आया होगा तो का डालोगे, ठीक है। इस तरीके से, तो ये बहुविकल्पी प्रश्न आपको ऐसे लिखना है, इस तरीके से आपको उत्तर लिखना है, ठीक है। फिर चलिए, अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अति लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए क्या करोगे, इस तरीके से आप लिखोगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपने डाला हेडिंग अति लघु उत्तरीय प्रश्न, और याद रखिएगा, अति लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न आप नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे, उत्तर नंबर 6, क्या लिखोगे आप, उत्तर नंबर 6, क्योंकि अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपका उत्तर नंबर 6 से शुरू होता है, ठीक है। तो उत्तर नंबर 6 आप लिखोगे, और उत्तर नंबर 6 में अगर आपसे पूछा है युंग ने सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर व्यक्ति को कितने भागों में बांटा है, ये आपका क्वेश्चन होगा, तो आप इस तरीके से लिखोगे, युंग ने सामाजिक अंतःक्रिया के आधार पर व्यक्तित्व को 3 भागों में वर्गित किया है, कैसे, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, ये 3 भागों में व्यक्तित्व किया है। इस तरीके से आप उत्तर लिखोगे। अब इससे ज़्यादा नहीं लिखना है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, इतना आंसर बहुत है, ठीक है। एग्जैक्ट आंसर लिखिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, बना बना के लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में आप क्या करोगे, इस तरीके से डालोगे लघु उत्तरीय प्रश्न। ध्यान से वीडियो को सुनिए, स्किप मत करिएगा, एक एक चीज़ समझा रही हूँ आपको कैसे कॉपी लिखनी है। लघु उत्तरीय प्रश्न आपने डाला, लघु उत्तरीय प्रश्न के बाद आपका जो लघु उत्तरीय प्रश्न है वो 12 नंबर से शुरू होता है, ठीक है। 12 नंबर से शुरू होता है, तो आप ये नहीं डालोगे कि उत्तर नंबर 1, लघु उत्तरीय प्रश्न का उत्तर नंबर 1 लिख रहा हो तो उत्तर नंबर 1 डाल दिया, नहीं, आपको लिखना है उत्तर नंबर 12,
ठीक है। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, आपको बहुविकल्पी आए या ना आए, अति लघु आए या ना आए, लघु आए या ना आए, आपको लिखना सीरियल वाइज ही है। उतना स्पेस छोड़ दो, जब आए आपको समझ में आ जाए, जब याद आ जाए या किसी से टिप लिए हो तब उस पर उतार देना, लेकिन सीरियल वाइज लिखना। इतन ये डीएलएड की एक खासियत है, अगर आप सीरियल वाइज लिखोगे तो आपको नंबर में आपके कमी नहीं आएगी। अगर आप सीरियल वाइज नहीं लिखते हो तो मान लो 1 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान नहीं दिया तो आपको 2 नंबर का क्वेश्चन ध्यान नहीं दिया, एक नंबर समझ के आपको दे दिया नंबर, ठीक है। तो प्लीज़ सीरियल वाइज लिखना कॉपी को। अगर आपको 90 प्लस मार्क्स लाने हैं तो यही करना है। मान लो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा, आपने डाल दिया उत्तर नंबर 12, छोड़ दिया उतनी जगह, आपने दूसरा क्वेश्चन शुरू कर दिया, इस तरीके से लाइन खींचा, इस तरीके से नीचे से आपने क्या किया, लाइन इस तरीके से खींच दिया, खींचने के बाद दूसरा उत्तर शुरू कर दिया, ठीक है। लेकिन आपको सीरियल वाइज लिखोगे, सबसे आप क्या है, एक सीरियल में लिखोगे तो बेटर रहेगा। सबसे पहले बहुविकल्पी, फिर अति लघु, फिर लघु, ठीक है। चलिए, तो अब ये है आपका उत्तर नंबर 12। आपको अगर पूछा गया अपेक्षित अधिगम स्तर किसे कहते हैं, अगर आपका यही 1 नंबर में पूछा जाएगा तो आप इतना आंसर दे दोगे, ठीक है। और अगर आपसे 2 नंबर में पूछा गया तो आपको इतना लिखना होगा। कितना लिखना होगा, बस इतना। इतना पता है, बहुत है, पूरा 1 पेज है, ठीक है, पूरा 1 1.5 पेज का है ये, ठीक है। इतना आपको लिखना होगा, समझ में आ गया, ये पूरा 1 1.5 पेज का है, ठीक है, इतना आपको लिखना होगा। तो चलिए, अब आपको पता चल गया कि आप कॉपी किस तरीके से लिखें, ठीक है। जैसे ही आपका क्वेश्चन कवर हो जाए, जैसे ही आपका ख़त्म हो जाए, आपको यहाँ पर बीच में ऐसे लाइन खींच देनी है, 2 लाइन छोड़ करके, ठीक है। ऐसे लिखना, देखिए कितनी क्लीन, कितनी साफ़ कॉपी लग रही है, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना, मान लो ये आपकी कॉपी है, इस तरीके से आपको लिखना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि अब आप कॉपी कैसे लिखें। एक एक पॉइंट मैंने आपको समझा दिया। जैसे आपको कॉपी मिले वैसे ही आप क्या करेंगे, पहले कॉपी को चेक करेंगे, आपकी कॉपी फटी तो नहीं है, कहीं पे कोई कभी लाइन वगैरह में भी दिक्कत आती है, ठीक है, तो लाइन सही से है कि नहीं है, अगर नहीं है तो आप उसको बदल लें। उसके बाद आप अपनी कॉपी में फ्रंट पेज को सबसे पहले अच्छे से, थोड़ा भले टाइम लग जाए फ्रंट पेज में, भले ही आपकी 15 मिनट पूरे हो जाए, लेकिन फ्रंट पेज आपको अच्छे से पढ़ना है। और ध्यान रखना है कि आपकी कॉपी में टीचर ने साइन किया कि नहीं किया, कक्ष निरीक्षक जो वहाँ पर होंगे उन्होंने साइन किया कि नहीं किया, ये ध्यान रखना। और आपको ध्यान रखना है, आपके 2 फॉर्म में आपकी सिग्नेचर होगी और आपका नाम लिखवाया जाएगा। पहले आपका नेम लिखाया जाएगा, फिर उसके इधर साइड में एक कॉलम नेम का होगा, दूसरा कॉलम साइन का होगा, तो ये याद रखिएगा। और साइन के बाद आपको डेट डाल देनी है, ठीक है, कि इस डेट की साइन है, ये ध्यान रखना है, वरना ये सारी मेहनत आपकी बेकार जाएगी। तो चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमारे प्रशिक्षु हैं जिन्होंने पूछा था अधिगम स्तर किसे कहते हैं। तो देखिए, मैं अपेक्षित अधिगम स्तर किसे कहते हैं, तो देखिए मैं यहाँ पर लिख कर लाई हूँ, आपको ऐसे ही लिखना है इसी तरीके से, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर ये भी नहीं पूछना पड़ेगा कि अपेक्षित अधिगम स्तर को मैम कितना लिखें, तो ये देखिए मैं लेकर आई हूँ, इतना आपको लिखना है, ठीक है। चलिए, देखिए मैं जब भी आपको पढ़ाती थी तो मैं ऐसे ही उत्तर नंबर 12, उत्तर नंबर 13 ऐसे ही पढ़ाती थी और ऐसे ही आंसर देती थी। तो जैसे जैसे मैंने पढ़ाया, जैसे जैसे जितना आंसर दिया उतना ही आपको लिखना है, उससे ज़्यादा कहानी नहीं बनानी है, ठीक है। चलिए, अपेक्षित अधिगम स्तर, देखिए और एक चीज़ और आपको बता दें, इसको शुरू करने से पहले हमारे बहुत से बच्चे ऐसे कह रहे हैं मैम मैंने याद किया सब भूल गए, बेटा ये सभी के साथ होता है, ठीक है। मेरे भी साथ हुआ था, मेरे भी साथ होता है। जब भी आप कोई पेपर दोगे, चाहे वो छोटा से छोटा पेपर हो, चाहे बड़ा से बड़ा, लगता है कुछ नहीं याद है, लेकिन जब आप पेपर देने जाते हो ना तो सब याद रहता है, ठीक है। अभी आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर रात में देखिए, रात में आप 12 बजे के बाद कुछ मत पढ़िएगा, फिर सो जाइएगा, क्योंकि सुबह आपको जल्दी उठना पड़ेगा, ठीक है। और 9 बजे आपको अपने कॉलेज हर हाल में पहुंच जाना है, ठीक है। चलिए, तो अपेक्षित अधिगम स्तर किसे कहते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। अपेक्षित अधिगम स्तर, ठीक है, अपेक्षित अधिगम स्तर क्या होता है, ठीक है। अपेक्षित का मतलब होता है किसी चीज़ को ज्ञात करना, अधिगम मतलब आप तो जानते हो सीखना होता है, स्तर एक कोई लेवल होता है, ठीक है, बच्चे का स्तर यानी कि बच्चा छोटा है बड़ा है, किस उसके मानसिक आधार पर होता है, ठीक है। तो विद्यालयी शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन लाने हेतु तो संकलित प्रयास है। क्या है अपेक्षित अधिगम, क्या होता है, जो हमारी विद्यालय शिक्षा होती है, जो हमारी स्कूल की शिक्षा होती है, उसमें गुणात्मक परिवर्तन यानी मल्टीपल बदलाव लाना, मल्टीपल आपका चेंजेस लाना, ठीक है, मल्टीपल चेंजेस लाना, ये गुणात्मक परिवर्तन होना, ठीक है। यानी कि 2 गुना परिवर्तन, फिर बच्चों में 3 गुना परिवर्तन देखा गया, 4 गुना परिवर्तन देखा गया, बच्चों में 8 गुना परिवर्तन देखा गया है ना। तो इस तरीके से यानी कि गुणात्मक परिवर्तन यानी कि मल्टीपल चेंजेस लाने में जो
कोशिश की जाती है, जो प्रयास किया जाता है, वही क्या कहलाता है, अपेक्षित अधिगम स्तर कहलाता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे क्या मैंने कहा कि विद्यालय शिक्षा में बच्चों के अंदर क्या होता है, गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए जो प्रयास किया जाता है, जो कोशिश की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, अपेक्षित अधिगम स्तर कहते हैं। ठीक है, अब आप अपनी भाषा में भी लिख सकते हो कि विद्यालय शिक्षा में गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए जो प्रयास किया जाता है, जो प्रयत्न किया जाता है, जो कोशिश की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, अपेक्षित अधिगम स्तर कहते हैं। चलिए फिर आप लिखोगे अपेक्षित अधिगम स्तर की रचना 3 शब्दों से हुई है, अपेक्षित, अधिगम, स्तर। तो अपेक्षित, अधिगम और स्तर। तो अपेक्षित शब्द का अर्थ क्या होता है, अपेक्षित शब्द का अर्थ होता है ज्ञात करना। रेड पेन का यूज़ नहीं करना है, मैंने यहाँ पर किया है, आप नहीं करोगे, इसको आप ब्लू में लिखोगे और जो रेड वाला है उसको आप ब्लैक में लिखोगे। ध्यान दीजिएगा, रेड पेन का यूज़ नहीं करना है। रेड और ग्रीन पेन आपके लिए नहीं होता, आपके लिए ब्लू और ब्लैक पेन होता है। ठीक है, तो क्या है अपेक्षित अधिगम, अपेक्षित शब्द का अर्थ होता है ज्ञात करना किसी चीज़ को, यानी नॉलेज, अपने अंदर नॉलेज होना, ज्ञात करना किसी चीज़ को। ठीक है, ग्रहण करना। ठीक है, अधिगम शब्द का अर्थ होता है सीखना। आपको पता है अधिगम का मतलब होता है सीखना, जिसे हम इंग्लिश में लर्निंग कहते हैं। तो हम ये कह सकते हैं सीखने को जीवन उपयोगी दक्षताओं में परिवर्तित करना ही अधिगम कहलाता है। यानी सीखने को अपने जीवन में उपयोगी दक्षताओं में बदलना क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। स्तर शब्द का आशय होता है उपलब्धि के स्तरों से लगाया जाता है, यानी किस बच्चे में, कौन सा बच्चा किस स्तर का है। ठीक है, चलिए, तो दक्षता का अर्थ क्या होता है, किसी कार्य को कुशलतापूर्वक कर लेने की क्षमता, अर्थात किसी कक्षा में किसी पूर्ण इकाई के निश्चित अंश को निश्चित शिक्षार्थियों द्वारा निर्धारित समय में अर्जित करना ही दक्षता कहलाता है। ठीक है, यानी कि क्या करना, दक्षता का मतलब होता है कि कक्षा में जो पूर्ण इकाई के निश्चित अंश को निश्चित शिक्षार्थियों द्वारा निर्धारित करना। ठीक है, कुशलतापूर्वक किसी काम को कर लेना, आप इतना लिख सकते हो। दक्षता का मतलब होता है किसी काम को अच्छी तरीके से कर लेना, किसी काम को कुशलतापूर्वक कर लेना। ठीक है, तो क्या पढ़ा आपने, अपेक्षित का मतलब होता है ज्ञात करना, अधिगम का मतलब होता है सीखना, और स्तर का मतलब होता है, या कभी पूछ लिया जाता है अधिगम अपेक्षित अधिगम दक्षता क्या होती है, तो दक्षता का मतलब होता है कि किसी भी काम को अच्छी तरीके से कर लेना या सीख लेना। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको अपेक्षित अधिगम स्तर के बारे में पता चल गया होगा कि विद्यालय शिक्षा में जो मल्टीपल चेंजेस होते हैं, यानी गुणात्मक परिवर्तन लाने के लिए जो लोग प्रयास करते हैं, जो टीचर प्रयास करते हैं बच्चों के लिए, जो कोशिश करते हैं, वही क्या होता है, अपेक्षित अधिगम स्तर कहलाता है। ठीक है, चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी एक प्रशिक्षिका हैं जिन्होंने जो 2021 का एक पेपर था, 2021 के पेपर में जो उनका ये जो क्वेश्चन है, ये उनका लघु उत्तरीय प्रश्न में ये क्वेश्चन आया था। देखिए यहाँ पर दशमलव से आधारित ये क्वेश्चन आया था कि 4 माइनस 0.4 माइनस, फिर यहाँ पर मंझला ब्रैकेट है, फिर यहाँ पर छोटा ब्रैकेट 0.04 माइनस 0.004, फिर मंझला छोटा ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद, फिर क्या है प्लस 2 माइनस 0.9। इसको क्या करना है, सरल करना है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके छूटने नहीं चाहिए। चलिए आपको सरल करके दिखाते हैं। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये क्वेश्चन हमारी एक प्रशिक्षिका हैं जिनका है, जिन्होंने ये मुझे क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने के लिए कि मैम मुझे समझ में नहीं आया है। तो मुझे पता है आपको क्यों नहीं समझ में आया। आप जो है, आपको ये नहीं पता है कि दशमलव संख्याओं से गुणा और जोड़ घटाना कैसे करते हैं। यही रीज़न है जो आपको समझ में नहीं आया। बाकी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी बॉड मास नियम का इस्तेमाल करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, बॉड मास नियम का। तो बॉड मास नियम क्या कहता है, सबसे पहले ब्रैकेट को हटाओ, फिर अगर डिवाइड करना है, भाग देना, तो भाग करो, उसके बाद आप गुणा करो, उसके बाद आप जोड़ो, उसके बाद आप घटाओ। बॉड मास नियम ये क्या कहता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जितने यहाँ पर जो ये हमारे क्या बोलते हैं, बॉड मास नियम के साथ सबसे पहले हम ब्रैकेट को हटाएंगे। तो सबसे पहले हम कौन सा ब्रैकेट हटाते हैं, छोटा वाला, फिर मंझला वाला, और उसके बाद बड़ा वाला। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सिर्फ 2 ब्रैकेट दिए हैं, एक मंझला ब्रैकेट और एक छोटा ब्रैकेट। यहाँ पे भी छोटा ब्रैकेट है, तो सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को हटाएंगे। तो बॉड मास नियम के अनुसार। ठीक है, अब हमें पता है जो हमारी प्रशिक्षिका है उनको ये जो दशमलव में गुणा भाग करना और जोड़ घटाना नहीं आता होगा। तो चलिए सीखते हैं। चलिए बताती हूँ आपको। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों के जो छोटे ब्रैकेट है इनको हम हटाएंगे। ठीक है, तो सारी संख्या हम वैसे ही लिख देंगे 4 माइनस, ठीक है,
4 माइनस फिर मंझला ब्रैकेट 0.4। अब क्या करें, इनको हटाएंगे तो यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा दिया। आप क्या करेंगे, 0.04 में अगर 0.004 को आप क्या करोगे, घटाओगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस का निशान है, घटाओगे तो क्या होगा, देखिए क्या होता है दशमलव, जैसे यहाँ पर 0.1 लिखा है और यहाँ पर 0 और लिखा है 0.001, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले ये सीख लो, ठीक है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा बता देते हैं, यहाँ पर स्पेस है, तो अगर लिखा हुआ है 0.01 और लिखा हुआ है 0.001, तो आप कैसे घटाओगे, तो जो दशमलव वाली संख्या होती है, दशमलव हमेशा दशमलव के नीचे ही लिखते हैं, तो यहाँ पर 0.01 लिखा है और यहाँ पर लिखा है 0.001, तो आप दशमलव के बाद सबसे पहले 0 है, दशमलव वाली संख्या दशमलव के नीचे ही, दशमलव हमेशा दशमलव के नीचे ही लिखते हैं, तभी आप घटा पाओगे। तो ये 001 है। अब आप सोचो कि ऊपर खाली है तो कैसे घटाएं, तो जब भी ऊपर कोई संख्या नहीं होती तो हम यहाँ पर क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं, और अब आप इसको घटा सकते हो, ठीक है। चलिए समझ में आ गया, तो हम क्या करते हैं, 0 पॉइंट, आपको क्या करना है, 0.04 माइनस 0.004 को घटाना है। चलिए घटाते हैं, क्या दिया है, 0.04 और क्या दिया था, 0 पॉइंट, यानी हम जो दशमलव है दशमलव के नीचे ही लगाएंगे, ठीक है। 0.004 दिया हुआ था, अब इसको हमें क्या करना है, घटाना है। तो घटाएंगे कैसे, तो जब भी यहाँ पर कोई संख्या नहीं होती तो हम यहाँ 0 लगा देंगे, ठीक है। क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे, ठीक है। चलिए नीचे लिखते हैं थोड़ा, वरना आपको दिखेगा नहीं। क्या था, 0.04 और फिर क्या था, 0.004, ठीक है। माइनस घटाना है, तो जब भी हम यहाँ पर कोई संख्या नहीं होती 0 लगा देते। अब हम इसको घटा सकते हैं, ठीक है। तो इधर से एक हासिल है, 0 से 4 तो जाएगा नहीं, तो इधर से एक हासिल है, हो गए 10, 10 में से 4 गए, बचे 6। अब यहाँ बचा क्या, 3, क्योंकि एक हमने इधर दे दिया है, एक इधर दे दिया था, ठीक है। ये बचा 3, तो यहाँ पर हमने 3 उतार लिया और यहाँ पर 0.0, तो कितना आंसर आया, 0.036, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये देखिए 0.036 ये हमारा आंसर आया। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर प्लस और ये इस वाले छोटे ब्रैकेट को भी हटाएंगे, क्योंकि हम छोटा ब्रैकेट हटा रहे हैं ना, तो यहाँ पर प्लस का निशान लगा लिए। अब 2 माइनस 0.9, यानी 2 से हम क्या करेंगे, 0.9 को हटाएंगे, तो 0.9 यानी कि यहाँ पर लगाएंगे 0.9, ठीक है। 0.9 लगाया। अब यहाँ पर तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दशमलव लगाकर यहाँ पर 0 लगा देंगे, ठीक है। 2.0 कर देंगे। इस तरीके से जब वहाँ पर संख्या नहीं होती तो नीचे जो संख्या होती है उसके ऊपर वही संख्या 0 करके लगा देते हैं। अब यहाँ 0 में से 9 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ से हासिल लाएंगे, हो गए 10, 10 में से 9 गया, बचा 1, दशमलव लगाए। अब यहाँ बचा 1, क्योंकि 1 इसने इसको दे दिया, तो 1 बचा, 1.1, ठीक है। तो देखिए उत्तर हमारा क्या आया, 1.1। चलिए अब छोटा ब्रैकेट तो खुल गया, अब हम खोलते हैं मंझले वाले ब्रैकेट को। किसको खोलते हैं हम, मंझले वाले ब्रैकेट को खोलते हैं, ठीक है। मंझला ब्रैकेट मैंने खोला तो क्या हो गया, 4 माइनस, वही उतार लेंगे 4 माइनस, और मंझले ब्रैकेट को खोलेंगे तो अब इनको इनसे माइनस कर देंगे, ठीक है। इनको इनसे माइनस करेंगे, तो चलिए करते हैं इनको इनसे माइनस, तो क्या है 0.4 है और फिर क्या है 0.036, ठीक है। और इनको क्या करना है, घटाना है। तो देखिए 0.4 है और यहाँ पर क्या है 0.036, तो यहाँ पर दो संख्या है, तो ऊपर हम 2 0 लगा देंगे, तभी हम घटा पाएंगे, ठीक है। बराबर हो गया। अब यहाँ पर हम हासिल लाए, हो गए 10, यहाँ से हासिल लाए हो गए 10, तो 10 में से 6 गए, बचे 4। अब हम यहाँ लाए थे तो 10 हो गए थे, फिर ये 10, इससे हमने एक इसको दे दिया, तो यहाँ पर हो गया 9, तो 9 में से 3 गए, कितना बचा, 6 बचा। अब यहाँ पे बचा 1, क्योंकि इसने इसको दे दिया है 1, ठीक है, तो बचा 3, और यहाँ पर क्या 0, तो कितना आ गया 0.364 प्लस 1.1। अब बॉड मास नियम के अनुसार हम क्या करते हैं, पहले हम जोड़ते हैं फिर घटाते हैं। तो ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, यानी 4 को और 1.1 को जोड़ लेंगे। तो 4 को जोड़ लेंगे और 1.1 को जोड़ लेंगे, तो हमने यहाँ पर 0.0 लगा दिया, तो ये हमारे पास आया 1, 4 और 1 5, 5.1 आ गया, ठीक है। 5.1 आ गया। अब 5.1 और इस ब्रैकेट को खोल लेंगे, अब कुछ तो है नहीं सॉल्व करने को, तो 0.364 आ गया। अब जब हम 5.1 में 0.364 को हम क्या करेंगे, घटाएंगे। देखिए यहाँ पर माइनस है, इसको घटाएंगे, तो यहाँ पर 2 संख्या है तो ऊपर 2 0 लगा दिया, ठीक है।
घटाएंगे तो क्या होगा, यहाँ से एक हासिल लिया, ये हो गया 10, फिर यहाँ 10 से इसमें गया, यहाँ पर 9 बचा, यहाँ हो गया 10, 10 में से 4 गए बचे 6, यहाँ पर था 9, 9 में से 6 गया बचा 3, यहाँ पर हो गया 0, यहाँ पर जब 0 हो गया तो 0 से तो 3 जाएगा नहीं, तो यहाँ से हासिल लाएंगे, हो गया 10, तो 10 में से 3 गए बचे 7 और यहाँ बचा 4, तो 4 का 4 उतार लेंगे तो 4.736, तो ये आपका उत्तर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो अच्छे से मैंने आपको समझा दिया। आप क्या करिएगा, अगर एक बार में नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को देखिएगा और अच्छे से ध्यान से समझिएगा। ठीक है, इस प्रश्न को, और जितने भी हमारे प्रशिक्षु हैं जिनको दशमलव में इस तरीके से जोड़ घटाना नहीं करना आता था, उनको भी करना आ जाएगा, वो भी इस चीज़ को समझ लें। ठीक है, चलिए, एक हमारे अगले प्रशिक्षु थे जिन्होंने लिखा है, ग्रीश अपनी आय का 75% खर्च करता है, यदि उसकी आय 20% बढ़ जाने पर वह अपने खर्च में 10% वृद्धि करता है तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं कि वो अपनी आय में कितना खर्च करता है, उसकी आय कितनी बढ़ गई और उसका खर्च भी कितना बढ़ा। ठीक है, तो हमने क्या किया, ग्रीस जो है वो आय का कितना खर्च करता है, यानी अभी उसको ये नहीं पता कि उसकी आय कितनी है, यानी उसको कितने रुपए मिलते हैं उसको नहीं पता है, लेकिन उसको ये पता है कि वो अपनी आय में कितना खर्च करता है। तो ग्रीस अपनी आय का 75% खर्च करता है। कितना प्रतिशत खर्च करता है? 75%। तो बहुत आसान है, आप आय निकाल सकोगे कि उसकी आय क्या होगी। तो हमने मान लिया कि ग्रीस की आय जो है वो 100 रुपये है। कितने रुपए है? 100 रुपये, यानी उसको 100 रुपये मिलते हैं, जिसमें से वो 75% खर्च कर लेता है। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, हम खर्च क्या निकालेंगे, व्यय यानी खर्च बराबर लिखेंगे 100 का 75%। और जब भी 100 का 75% करते हैं तो हम क्या लिखते हैं, 100 का की जगह पर गुणा लिखते हैं, 75% तो यानी 75/100 हो जाएगा। तो ये हो गया। अब 100 से कैंसिल हो गया, यानी 75। ठीक है, तो वो कितना खर्च करता है? 75 रुपये खर्च करता है, यानी 100 में वो कितने रुपए खर्च कर देता है? 75 रुपये। तो अगर वो 100 में 75 रुपये खर्च कर देता है तो बचते कितने हैं? 25 रुपये बचते हैं। ठीक है, कितने रुपए बचते हैं? 25 रुपये, यानी उसकी बचत कितनी होती है? 25 रुपये की होती है। ये हमारा सॉल्व हुआ। आगे प्रश्न ये कह रहा है कि जब उसको 100 रुपये मिलते थे तो वो 75% खर्च करता था, और तो बचत कितनी होती थी? 25 रुपये की। अब जो उसकी आय है, अब उसे 20% और ज़्यादा मिलने लगे, यानी 20% की वृद्धि हो गई है, यानी 20 रुपये उसे और ज़्यादा मिलने लगे। ठीक है, तो जब उसकी पहले आय 100 रुपये थी, अब 20 रुपये और ज़्यादा हो गई, तो 100 में 20 जोड़ेंगे कितनी हो गई? 120, यानी इसको 120 रुपये मिलने लगे। अब जब उसको 120 रुपये मिलने लगे तो वो 10% खर्च करता है। कितना प्रतिशत खर्च करता है? 10%। ठीक है, पहले वो कितना खर्च कर रहा था? 75%। अब उसको जब 20 रुपये और मिल गए तो वो 10% खर्च कर रहा है। तो 10% का मतलब ये है कि उसको 120 रुपये मिले, तो वो पहले उसको कितने मिलते थे? 100 रुपये मिलते थे, तो वो 75% खर्च करता था। अब उसको 120 रुपये मिल रहे हैं, तो वो 100 प्लस क्या हो जाएगा? 10 कितने खर्च कर रहा है? 110 रुपये खर्च कर रहा है। कितने खर्च कर रहा है? 110 रुपये, यानी 20% की प्रश्न के अनुसार, आप ऐसे लिखोगे प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार हम लिख रहे हैं कि जब उसके 20% की वृद्धि के बाद वो आय उसकी कितनी हो गई? 120 रुपये हो गई। पहले 100 थी, 20 और बढ़ गई, कितनी हो गई? 120 हो गई। 10% की वृद्धि के बाद व्यय कितना होगा, यानी 10% और वो खर्च करने लगा तो उसकी वृद्धि कितनी होगी? तो 75 का हम 110% निकाल लेंगे। ठीक है, तो 75 का 110% आप कैसे निकालोगे? तो 75 का 110% क्या हो जाएगा? 75 गुणे 110/100, क्योंकि अब प्रतिशत में अगर कोई होता है तो आप उसको भिन्न में कैसे बदलते हो? 110/100। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? 110/100। तो जब आप इसको कट करोगे तो ये क्या होगा? 5 दूनी 10, ये 0 0 से कैंसिल हो गया, फिर क्या हो गया? 5 दूनी 10, और ये क्या हो गया? 5 एकम 5, 5 25। ठीक है, 15 हो गए। अब आप क्या करोगे? जब 15 और 11 को आप यहाँ पर गुणा करोगे, और 15 गुणे 11/2। ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका उत्तर आएगा 82.5। कितना आ जाएगा? 82.5 आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका उत्तर आ जाएगा, लेकिन अभी उत्तर नहीं आया है, ये 10% की वृद्धि के बाद जो खर्च हो रहा है उसकी बात की जा रही है। ठीक है, पहले क्या हो रहा था? 75% खर्च करता था, अब 110 रुपये वो खर्च कर रहा है। ठीक है, चलिए, तो नई बचत क्या होगी, यानी पहले जब वो बचत कर रहा था 100 रुपये उसको मिलते थे और वो 75 खर्च करता था तो उसको 25 रुपये बचत होती थी, है ना।
फिर उसके बाद कितनी बचत हुई, उसके बाद उसकी जब वो उसका जो व्यय हुआ, यहाँ पर कितनी बचत हुई, यहाँ पर चलिए देखते हैं। तो बचत, अब नई बचत हम कैसे निकालेंगे, नई बचत हम निकालेंगे, नई बचत बराबर हम लगाएंगे नई आय माइनस नया व्यय, ठीक है। तो नई आय कितनी है उसकी, 120 है, ठीक है। नई आय कितनी है, 120 है, और यानी कि अब वो 120 रुपये पाने लगा है, नई आय यानी उसको आय कितना मिलता है, 120 रुपये। उसमें से नया व्यय यानी नए खर्च कितना हुआ, 82.5 रुपये खर्च करता है। तो कितने रुपए की कितने उसकी बचत हुई, तो अब उसके 37 रुपये 5 पैसे की बचत होती है, ठीक है। कितने रुपए की, पहले 25 रुपये की थी, अब 37 रुपये 5 पैसे की बचत होती है, ठीक है। अब हम लिखेंगे बचत में वृद्धि, यानी कितनी वृद्धि हुई बचत में। तो बचत में वृद्धि, आपसे क्वेश्चन यही तो पूछा है, बचत में वृद्धि प्रतिशत में बताइए। तो बचत में वृद्धि जो हुई वो 37.5 में हम -25 कर देंगे, यानी पहले 25 रुपये खर्च करता था, अब 37.5 कर सकता है। तो नई जो बचत और पुरानी बचत को घटा देंगे तो 12.5। अब लिखेंगे बचत में वृद्धि परसेंटेज में पूछा है, तो 12.5 ऐसे लिखेंगे, 12.5 बटे 25 गुणे 100, ठीक है। तो एक 25 से कम 25, 25 चक्कू 100 हो गया, और 4 को हम 12.5 से गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 50। कैसे, चलिए देखते हैं। 12.5 से अगर हम 4 को गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 8 और जो 20 जो 2 बचा था वो 4 दूनी 8, जो 10 हो गया। फिर 4 एकम 4 और 1 5, और यहाँ दशमलव एक संख्या के बाद है तो एक संख्या के बाद लगा देंगे। तो इसको हम दशमलव हटा भी सकते हैं, ठीक है। दशमलव के बाद अगर 0 लगाए तो हम उसे हटा देते हैं, तो हमारे पास क्या हो गया, 50% की वृद्धि हुई। तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार आप इसको नोट कर लीजिएगा, फिर से पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सारे डाउट्स मैंने आपके क्लियर किए, सारी चीज़ें क्लियर की। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो नए लोग जुड़े हुए हैं, नए वीडियो देख रहे हैं, वो भी शेयर करें। और आज शाम में मैं आपके बाल विकास और शिक्षण अधिगम के जो बहुविकल्पी प्रश्न और जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं उनका मैं रिवीजन कराऊंगी, ठीक है। आप वो क्लास ज़रूर देखिएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा। एक बार वो चीज़ सुन लीजिएगा, आप पढ़ भी रहे हो और एक बार सुन लीजिएगा, ठीक है। या फिर सुबह मॉर्निंग में सुन लीजिएगा, तो आपके लिए वो क्या होगा, बेनिफिट होगा। जिस चीज़ को आप सुन लेते हो तो ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो सुनते सुनते आप रास्ते में जाइएगा, जो भी मैं पढ़ाऊंगी आज शाम में राजन सीरीज के बहुविकल्पी प्रश्न आपको रिवीजन करा दूंगी। बहुविकल्पी और अति लघुत्तरीय प्रश्न आप उसको रास्ते में सुनते हुए चले जाइएगा, या रात में सुन लीजिएगा, ठीक है। कुछ मत पढ़िए, अब बहुविकल्पी प्रश्न और अति लघुत्तरीय प्रश्न पर ध्यान दीजिए, ठीक है। अगर बहुविकल्पी अति लघुत्तरीय पढ़ लिया है तो लघु आप बना लोगे आराम से, ठीक है। टेंशन मत लो, पेपर बहुत अच्छा होता है, बहुत टेंशन होती है, हमें भी होती थी, लेकिन बड़ा मस्त पेपर होता है, बहुत बढ़िया पेपर होता है, बहुत ईजी पेपर आता है, टफ नहीं आता। चाहे वो हिंदी हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे वो गणित हो, कुछ भी हो, टफ नहीं है। लेकिन अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो फिर आपके लिए टफ लगेगा, लेकिन अगर आपने तैयारी की है तो एकदम टेंशन ना लें, टेंशन फ्री होकर जाए। और मेरा आशीर्वाद सबके साथ है। ऑल द बेस्ट एवरीवन, और आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा हो, ठीक है। परेशान मत होइए, और खुश रहिए, और टेंशन मत लीजिए। जितना पढ़ा है बस रिवीजन कर लीजिए, फालतू में कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कम्युनिटी टैब में लिख सकते हो, या फिर मैसेज में लिख सकते हो, मैं आपके डाउट्स को क्लियर करूँगी, ठीक है। तो मैंने आपके इस डाउट को इसलिए थोड़ा लेट किया, मुझे लगा कि बहुत सारे डाउट होंगे तो मैं बता दूँगी, ठीक है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में। मुस्कुराते रहें। ऑल द बेस्ट एवरीवन। ओके, बाय बाय, टेक केयर।